हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। हमारे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बच्चों हमने एडियाबेटिक एक्सपेंशन तक देख लिया था, यानी कि हमने जो दो ऑपरेशंस थे कार्नोट साइकिल के वो कंप्लीट कर दिए थे। अब हम लोग आते हैं हमारे थर्ड ऑपरेशन पर, जिसे हम लोग कहते हैं आइसोथर्मल कंप्रेशन। तो यहाँ पर देखो, इन दोनों वर्ड्स पे आप फोकस करना। फर्स्ट वर्ड इज आइसोथर्मल, सेकेंड वर्ड इज कंप्रेशन। यानी कि आइसोथर्मल का मतलब हो गया जो हमारा टेम्परेचर था, जो प्रीवियस ऑपरेशन में जितना टेम्परेचर था वही कॉन्स्टेंट रहेगा। एंड कंप्रेशन का मतलब है कि प्रेशर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा। प्रेशर इंक्रीज होगा तभी तो कोई भी चीज कंप्रेस होगी। तो बस इन्हीं दो पॉइंट को हमको ध्यान में रखना है। और जो थर्ड चीज हमको कंसीडरेशन में लानी है कि भैया इस बार हम लोग सिलेंडर रखेंगे किस पे, क्योंकि फर्स्ट जब हमने आइसोथर्मल एक्सपेंशन पढ़ा था बच्चों, तब हमने सिलेंडर को रखा था सोर्स पर जिसका टेम्परेचर था T1। और जब हमने सेकेंड एडियाबेटिक एक्सपेंशन पढ़ा था उस समय हमने सिलेंडर को रखा था इंसुलेटेड स्टैंड पर। अब नाउ वी विल पुट द सिलेंडर ऑन सिंक विच इज हैविंग टेम्परेचर ऑफ T2। देखो यहाँ पर हम लोग ने सिलेंडर को किस पे रखा है, सिंक पे रखा है। तो क्या किया, ये हमारा सिलेंडर था, उसका पिस्टन कुछ यहाँ पर था और जिसका प्रेशर देखो C पॉइंट तक हम लोग पहुंच चुके थे। प्रेशर था P3, वॉल्यूम था V3 एंड टेम्परेचर था T2। नाउ सिंस द प्रोसेस इज आइसोथर्मल, सो द टेम्परेचर विल बी कॉन्स्टेंट बट द प्रेशर विल इंक्रीज। प्रेशर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम अपने आप क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। हमने यहाँ पर क्या किया, प्रेशर को लगाया, प्रेशर P3 से P4 कर दिया। तो यहाँ पर जब मेरा पिस्टन आ जाता है तो इसका प्रेशर हो जाता है P4। और अगर इसका प्रेशर P4 हो गया तो वॉल्यूम भी डिक्रीज हुआ है कुछ। देखो पहले यहाँ से यहाँ तक वॉल्यूम था, अब वॉल्यूम हो गया डिक्रीज। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा यहाँ पर V4। प्रेशर इंक्रीजेस, वॉल्यूम डिक्रीजेस एंड सिलेंडर इज सिचुएटेड एट सिंक। अब जो वर्क डन किया गया है बच्चों, अब तक वर्क डन हम लोग क्या करते थे, वर्क डन बाय द गैस होता था, बट नाउ द वर्क इज डन ऑन द गैस। गैस पे काम किया जा रहा है बिकॉज वी आर इंक्रीजिंग द प्रेशर ओवर हियर, सो वी आर वर्किंग ऑन द गैस। वेन एवर वी आर वर्किंग ऑन द गैस द वर्क विल बी नेगेटिव, वी विल कंसिडर द वर्क एज नेगेटिव। एंड वेन एवर द वर्क डन इज बाय द गैस द वर्क विल बी पॉजिटिव और वी कंसिडर द वर्क एज पॉजिटिव। अगर अब हम इसको पीवी डायग्राम पे शो करें तो बच्चों कैसे करेंगे, देखो हम A से B पॉइंट तक आ चुके थे, B से C पॉइंट तक हम ऑलरेडी थे। अब हमको करना है प्रेशर को डिक्रीज एंड वॉल्यूम को प्रेशर को इंक्रीज और वॉल्यूम को डिक्रीज। तो जब प्रेशर इंक्रीज होगा तो दिस कर्व विल गो लाइक दिस, बिकॉज प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है तो ऊपर की तरफ जाएगा, और वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है तो इधर से ये जीरो की तरफ आएगा। तो ये कुछ इस तरीके से हमको कर्व मिलेगा और ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा, मेरा D पॉइंट हो जाएगा। और D पॉइंट पे जो प्रेशर है वो है P4, वॉल्यूम है V4 एंड जो टेम्परेचर है वो कितना हो जाएगा, T2 हो जाएगा। सिंस टेम्परेचर यहाँ पर भी T2 था, आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो टेम्परेचर क्या रहेगा हमारा, T2 ही रहेगा। अब इस पूरे प्रोसीजर में जो गैस पर किया गया कार्य है, गैस के ऊपर जितना हमने काम किया है उसकी वैल्यू क्या होगी, वही निकालना तो हमारा सबसे बड़ा एम है। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी बच्चों Q2 इज इक्वल टू W3। 3 किस लिए लगाया अपन ने, क्योंकि ये क्या है, थर्ड हमारा ऑपरेशन है। W3 इज इक्वल टू RT2 log V4 ओवर V3। अब ये जो टर्म आ रही है वो कैसी आ रही है बच्चों, पॉजिटिव आ रही है, बट वर्क डन हमको क्या निकालना है, साइन नेगेटिव रखना है। क्यों, क्योंकि काम किस पर किया जा रहा है, गैस पर किया जा रहा है, तो काम कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा। तो क्यों ना मैं इसको V3 ओवर V4 कर दूं, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि ये क्या होता है, log V3 माइनस log V4 होगा। इसको ओपन करूंगी तो अगर मैं इसको log V4 माइनस log V3 कर दूं तो एक माइनस साइन बाहर आ जाएगा। तो यही हमने किया है कि W3 बराबर माइनस वाई, बिकॉज कंप्रेशन ऑफ गैस, RT2 टेम्परेचर हमारा T2 है, log V3 ओवर V4। इट इज द इक्वेशन नंबर 3, इट्स नॉट इक्वेशन नंबर 2, इट्स इक्वेशन नंबर 3 ओवर ईयर। जो प्रीवियस दो इक्वेशन थी हमने पिछले वीडियो में फाइंड आउट कर ली थी। तो अब देखो बच्चों ये यहाँ तक हो गया है। अब हम इसको एग्जाम में अगर आता है तो पॉइंट के फॉर्म में कैसे लिख के आएंगे उसको एक बार रीड आउट कर लेते हैं। लेट्स सी। तो हमारा जो आइसोथर्मल कंप्रेशन है, द सिलेंडर इज नाउ प्लेस्ड ऑन द सिंक। सिलेंडर को हमने सिंक पे रखा है। द प्रेशर इज इंक्रीज फ्रॉम P3 टू P4। प्रेशर पहले क्या था, C पॉइंट पे P3 था, हमने प्रेशर इंक्रीज किया, P4 तक ले गए, सो दैट द वॉल्यूम इज डिक्रीज फ्रॉम V3 टू V2। वॉल्यूम यहाँ पर V3 पर था, इस पॉइंट पे V3 की जगह यहाँ पर वॉल्यूम डिक्रीज होकर के V4 हो गया कुछ इस पॉइंट के ऊपर। द वर्क इज डन ऑन द गैस एंड द प्रोसेस ऑफ कंप्रेशन टेक प्लेस अंडर द थर्मल कंडीशन, आइसोथर्मल कंडीशन एट कॉन्स्टेंट
कांस्टेंट टेम्परेचर ऑफ T2। कांस्टेंट टेम्परेचर क्या है हमारा, T2 है। ऑन पीवी डायग्राम दिस प्रोसेस इज रिप्रेजेंटेड बाय आइसोथर्मल CD। ये CD जो है वो कौन सा प्रोसेस है, आइसोथर्मल है। AB भी क्या है, आइसोथर्मल है, जबकि BC क्या है, एडियाबेटिक प्रोसेस है। ठीक है। लेट Q2 बी द अमाउंट ऑफ हीट इजेक्टेड टू सिंक, यानी Q2 हमने सपोज किया है कि अमाउंट ऑफ हीट है जो है ना सिंक को उसने दिया है सिलेंडर ने, क्योंकि जो हमारा जो बेस ऑफ सिलेंडर है वो कैसा है, कंडक्टिंग है। तो ये जो Q2 हीट है दैट इज द वर्क डन ऑन द गैस, W3 इज इक्वल टू RT2 log V4 ओवर V3। इसको हमने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया यहाँ पे उसका रेसिप्रोकेट करके, W3 इज इक्वल टू माइनस RT2 log V3 ओवर V4। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। नाउ वी विल कम टू द आवर फोर्थ ऑपरेशन, नेम इज एडियाबेटिक कंप्रेशन। उसे देखते हैं। अब जो हमारा फोर्थ ऑपरेशन है बच्चों, एडियाबेटिक कंप्रेशन। अब इसमें इनमें भी दोनों ये जो टर्म है उस पर आप गौर फरमाइएगा। एडियाबेटिक का क्या मतलब होता है कि उसके अंदर जो हीट होती है वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, वाइल टेम्परेचर कैन चेंज। और कंप्रेशन का मतलब क्या हो गया, वी नीड टू इंक्रीज द प्रेशर वाइल डिक्रीजिंग द वॉल्यूम। हमको क्या करना है, प्रेशर को इंक्रीज करना है और वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं भी रहेगा, और लेकिन जो हमारी हीट है, हमारी जो ऊष्मा है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो इस प्रोसीजर को पूरा होने के लिए, इस ऑपरेशन को पूरा होने के लिए हमको सिलेंडर को किस पे रखना है, तो हमको क्या करना है, टेम्परेचर के अंदर चेंजेस करने हैं, बट सिंस ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं करवाना है, इसीलिए एडियाबेटिक प्रोसेस में कंप्रेशन और एक्सपेंशन बोथ एडियाबेटिक प्रोसेस में हम लोग जो हमारा सिलेंडर रखेंगे इंसुलेटिंग सिंक पर या इंसुलेटिंग स्टैंड पर। इसको स्टैंड कर लीजिएगा, यहाँ पर सिंक नहीं करके इंसुलेटिंग स्टैंड पर। हम क्या करेंगे, हमारा जो प्रेशर था यहाँ पर बच्चों कितना प्रेशर था, P4 तक हम पहुंच चुके थे। P4 से हमने जो प्रेशर इंक्रीज किया है वो कितना किया है, P1 तक। P1 तक जब भी प्रेशर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम कहाँ तक चला जाएगा, V1 तक। और इसी को अगर मैं इस पीवी डायग्राम पर शो करूं तो कुछ इस तरीके से होगा। डी पॉइंट पर वी वर ऑलरेडी हियर, अब P1 तक जाएंगे और वॉल्यूम V1 हो जाएगा, टेम्परेचर T2 से क्या हो जाएगा, T1 तक पहुंच जाएगा। और इस समय भी हम क्या कर रहे हैं, गैस पे काम किया जा रहा है, यानी कि मतलब कि कंप्रेस हो रही है गैस, तो गैस के ऊपर काम किया जा रहा है, यानी वर्किंग ऑन द गैस। तो वर्किंग ऑन द गैस होगा उस केस के अंदर, तो वर्क डन कैसा होगा, नेगेटिव होगा। और जो अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा बच्चों वो क्या कितना हो जाएगा, R which is a gas constant, T2 minus T1 divided by gamma minus 1। अगेन R T2 minus T1 divided by gamma minus 1। अब ये जो वर्क डन होता है वो कैसा होता है बच्चों, नेगेटिव होता है। नेगेटिव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं डायरेक्टली, और वैसे भी हमको कुछ करने की भी जरूरत नहीं बच्चों, हम डायरेक्टली इसको क्या लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आगे माइनस साइन लगा दीजिए, क्योंकि T2 ऑलरेडी क्या था, हमने क्या देखा था स्टार्टिंग में, T2 इज द टेम्परेचर ऑफ द सिंक एंड T1 इज द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स। टेम्परेचर ऑफ द सोर्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन टेम्परेचर ऑफ द सिंक। तो T2 माइनस T1 की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास में क्या आएगी बच्चों, नेगेटिव ही आ जाएगी। और ये जो वर्क डन होगा वो कैसा रहेगा, नेगेटिव ही रहेगा। और यहाँ पर जो गामा है, यहाँ पर देखो बच्चों, गामा माइनस 1 का गामा है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, जो किसके बराबर रहता है, Cp डिवाइडेड बाय Cv के बराबर, वेयर Cp इज स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड Cv इज स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब ये जो ऑपरेशन है इसको हम लोग पॉइंट्स में कैसे लिख के आएंगे वो देखते हैं, क्या क्या पॉइंट्स हमने बनाए हैं, एग्जाम में लिखना होगा तो। In adiabatic compression, the first point we will include is, now the cylinder is placed on the insulating stand, the pressure is increased from P4, so the P4 to P1, so that volume is decreased from V4 to V1। यानी कि प्रेशर को हमने P4 से P1 तक इंक्रीज किया तो वॉल्यूम जो हमारा है वो डिक्रीज हो गया V4 से V1 तक। अब गैस क्या हो गई है, कंप्रेस हो गई है। सेकंड पॉइंट में यही लिखेंगे, द गैस इज कंप्रेस्ड अंटिल द टेम्परेचर राइज टू द T1, यानी कि टेम्परेचर कितना नहीं हो जाए, T1 तक नहीं हो जाए, तब तक गैस को क्या करेंगे हम लोग, कंप्रेस करेंगे। एंड द गैस विल रिटर्न बैक टू इट्स ओरिजिनल वैल्यूज ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर कॉरस्पॉन्डिंग टू पॉइंट ए ऑन पीवी डायग्राम। ये पीवी डायग्राम में जो ए पॉइंट पर जितना प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम था वहां तक हमको क्या करना है, गैस को पहुंचाना है, उतना हमें कंप्रेस करना है।
देन पीवी डायग्राम में डीए जो है एडियाबेटिक कंप्रेशन को रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरीके से ये देखो बच्चों पूरा साइकिल कंप्लीट हो गया है। हमने ए से शुरुआत की थी, हम ए पर ही वापस आकर रुके हैं, यानी कि ये फुल साइकिल कंप्लीट हो गया और इसी साइकिल को हम लोग बोलते हैं कार्नोट साइकिल। तो ए टू बी तक जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग बोलेंगे आइसोथर्मल एक्सपेंशन, बी टू सी इज एडियाबेटिक एक्सपेंशन, C to D is isothermal compression and D to A is adiabatic compression. In compression Q is constant, in isothermal T is constant. और अगेन जो वर्क डन हम लोग ने यहाँ से निकाला वो है W4 इज इक्वल टू माइनस आर T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1, वेयर गामा इज अ कांस्टेंट हैविंग द वैल्यू ऑफ Cp ओवर Cv एंड Cp इज द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड Cv इज द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड दिस इज व्हाट वी कॉल्ड इक्वेशन नंबर 4। देखो यहाँ पे मैंने इसको इक्वेशन नंबर 4 पे डाला है। यहाँ पे नेगेटिव साइन किस लिए रखा है, क्योंकि नेगेटिव साइन होता है जब कार्य किसके द्वारा किस पे किया जाता है, गैस पे किया जाता है, तो उस समय हम लोग साइन कैसा लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। अब यहाँ तक हमने देखो बच्चों 4 इक्वेशन से 4 वर्क डन निकाल दिए हैं। अब हमारा एम है कि हम लोग टोटल वर्क डन कैसे निकालेंगे इस जो कार्नोट साइकिल के अंदर किया गया है। तो हमने अब तक जो इक्वेशन निकाली है, द नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन ड्यूरिंग कंप्लीट साइकिल, अगर मुझे निकालना हो तो मैं क्या करूंगी, W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4, जो चारों इक्वेशन में जो वर्क डन आए हैं उन चारों को एड ऑन कर लेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन में जो हमारा वर्क डन आया था वो था RT1 log बेस E V2 ओवर V1। ये एक्सपेंशन का था, तो यानी कि काम गैस द्वारा किया जा रहा था, तो ये कैसा रहेगा, पॉजिटिव। सेकेंड R T1 माइनस T2 गामा माइनस 1, ये काम गैस द्वारा किया जा रहा था इसीलिए ये भी पॉजिटिव। अब बाकी के जो पीछे हैं वो काम गैस पे किया जा रहा है, वर्क इज डन ऑन दी गैस, तो ये दोनों क्या रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे और ये इनके फॉर्मूलाज है। W3 इज माइनस R T2 log बेस E V3 ओवर V4 एंड W4 इज माइनस R T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1। ये यहाँ पे दोनों के साइन के बारे में लिखा हुआ है। अब देखो बच्चों हमको क्या करना है, इसमें वैल्यूज को रिप्लेस करना है कुछ, तो वो वैल्यूज को हम कैसे रिप्लेस करेंगे, एज द पॉइंट B एंड C लाइज ऑन द सेम एडियाबेटिक कर्व। देखो एडियाबेटिक कर्व को देखो, पॉइंट B एंड C कर्व कैसा है, ये एडियाबेटिक है। और एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर देखो बच्चों PV टू द पावर गामा इज ऑलवेज कांस्टेंट। अगर PV की पावर गामा होती है वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। किस केस के अंदर, एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर। तो हमने क्या किया, P2 V2 की पावर गामा बराबर P3 V3 की पावर गामा कर दिया, क्योंकि B2C के अंदर क्या है, प्रेशर इज P2 वॉल्यूम इज V2 और यहाँ पे C पॉइंट पे प्रेशर इज P3 वॉल्यूम इज V3। तो बस P2 ये हमने लिख दिया। अब यहाँ पर इसको हमने क्या किया है, P की जगह यहाँ पर कर दिया है RT/V, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है बच्चों, PV इज इक्वल टू nRT होती है। अगर मैंने n इज इक्वल टू 1 मोल कंसीडर किया है तो यहाँ पे प्रेशर को मैं कैसे रिप्लेस करूंगी, देखो फॉर्मूला क्या रहता है, PV इज इक्वल टू nRT। अगर P की वैल्यू निकालेंगे हम तो P इज इक्वल टू n की वैल्यू, नंबर ऑफ मोल मैंने 1 मान लिया, तो RT/V हो जाएगा। तो अगर मेरे को P2 की वैल्यू निकालनी है तो R तो कांस्टेंट है, यहाँ पर T2 आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, V2 आ जाएगा। यहाँ पर देखो बच्चों P2 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या आएगा, टेम्परेचर आएगा। तो P2 के कॉरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर क्या है, मेरा T1 है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आएगा, T1 आएगा। और यहाँ पर जब मैं P3 को रिप्लेस करूंगी तो P3 के कॉरस्पॉन्डिंग मेरे पास में क्या आ जाएगा, टेम्परेचर आ जाएगा। R P3 के कॉरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर कितना है, T2, यहाँ पे T2 डिवाइडेड बाय V3। बस यहाँ पे वैल्यूज को रिप्लेस कर लिया, R से R यहाँ पे कट हो गया है। यहाँ पे V2 की जो पावर होगी ऊपर जाएगी, तो -1 दोनों साइड बच गए। इसको मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर 6। अब देखो यहाँ से हम लोग क्या करें, हमको किसकी वैल्यू चाहिए, T2 ओवर T1 की अगर वैल्यू निकाले हम तो हमारे पास में क्या वैल्यू निकल जाएगी, यहाँ से T2 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 की पावर गामा -1 डिवाइडेड बाय V1 की पावर गामा -1। दिस इज इक्वेशन नंबर 7। तो ऐसा हमने सिमिलर, पहले हमने देखो B to C तक ये वाला काम किया था। अब हम देखेंगे कौन सा कर्व का पॉइंट D एंड A आर ऑन द सेम एडियाबेटिक कर्व। जब D से A पर आ रहे थे तो हम लोग सिमिलरली उसके अंदर भी ये फॉर्मूला लगाए, तो T2 ओवर T1 विल बी इक्वल टू V1 की पावर गामा -1 अपॉन V4 की पावर गामा -1 आएगा। सिमिलर ही फॉर्मूला है तो हम लोग सिमिलरली करके भी लिख सकते हैं।
अब हम लोग जो क्या करेंगे, इक्वेशन 8 और इक्वेशन 7, इक्वेशन 6, इन तीनों इक्वेशंस को करेंगे कंपेयर। तो कंपेयरिंग इक्वेशन 7, 8 व्हाट वी विल गेट, देखो T2/T1 की वैल्यू हमारे पास में यहाँ पर भी है और T2/T1 की वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 7 में यहाँ पर भी निकाली है। देखो दोनों में निकाली है, इन दोनों के इक्वेशंस को हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो V1 अपॉन V4 की पावर होल में गामा -1 भी लिख सकते हैं और V2 अपॉन V3 की पावर होल में क्या लिख सकते हैं, गामा -1 भी लिख सकते हैं। दोनों के अंदर पावर्स क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ क्या ले लेंगे, उसका हम लोग अंडर रूट ले लेंगे या इसकी रिवर्स पावर करेंगे तो पावर कट जाएगी। तो यहाँ पे आ जाएगा V2/V3 इज इक्वल टू V1/V4, या मैं कह सकती हूँ V2/V1 इज इक्वल टू V3/V4। इसको मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर 9। अब यहाँ पर देखो बच्चों, जो हमारी इक्वेशन थी टोटल वर्क डन की, उसके अंदर अपने को वॉल्यूम का रेशियो चाहिए था V2/V1 का और V3/V4 का। तो वहां पर ये दोनों वैल्यूज को हम क्या करेंगे, सिमिलर कर देंगे। तो यूजिंग इक्वेशन 9 इन इक्वेशन 5, एक बार इक्वेशन 5 बच्चों फिर से देख लो। ये वाली जो इक्वेशन थी हमारी, देखो यहाँ पर V2/V1 का भी वैल्यू हमें चाहिए और V3/V4 की वैल्यू भी चाहिए। उस वैल्यूज को इक्वेशन 5 के अंदर करेंगे रिप्लेस और ये हो जाएगा कट। तो W इज इक्वल टू RT1 log base E V2/V1 माइनस RT2 log base E V2/V1। अगेन ये हमारे पास में आ गया। तो इसके अंदर से हमने क्या किया, देखो R को बाहर ले लिया और log V2/V1 को बाहर ले लिया। तो अंदर हमारे पास में क्या बचा, ओनली T1 माइनस T2। जो टोटल वर्क डन होगा वो किसके बराबर आ जाएगा, RT1 माइनस T2 log बेस E V2/V1। इसको हमने इक्वेशन नंबर 10 दिया है और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, कई बार प्रूव करने को आता है हमारे एग्जाम के अंदर कि जो टोटल जो कार्नोट साइकिल के अंदर टोटल वर्क डन है उसकी वैल्यू क्या होती है वो डिराइव करो। तो ये फॉर्मूला वी नीड टू डिराइव ओवर हियर। तो यहाँ तक देखो बच्चों, वर्किंग तो हमने पूरी निकाल ली है। अब हम लोग देखेंगे कार्नोट साइकिल की इफिशियंसी कैसे निकालते हैं। तो जैसे किसी भी सिंपल इंजन की हम लोग इफिशियंसी निकालते हैं, इन द सेम वे वी विल फाइंड आउट द इफिशियंसी ऑफ कार्नोट साइकिल इन अ कंप्लीट कार्नोट साइकिल। क्या होता है हमारे पास में, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, सिंपल फॉर्मूला है। तो यहाँ पे फॉर्मूला देखते हैं हम लोग ने क्या यूज किया है। ईटा इज इक्वल टू, ईटा क्या होती है, एफिशिएंसी को रिप्रेजेंट करते हैं हम ईटा से। ईटा इज इक्वल टू नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन इन वन कंप्लीट साइकिल, मतलब एक कंप्लीट साइकिल के अंदर कितना काम किया है, ये अभी हमने इक्वेशन नंबर 10 के अंदर निकाला है कितना काम किया है, डिवाइडेड बाय हीट टेकन फ्रॉम सोर्स Q1। जो हमारा इनिशियल सोर्स था उससे हीट कितनी ली है, तो सोर्स से हमने हीट कितनी ली है, Q1 हीट ली है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे Q1, W की वैल्यू रखते हैं और Q1 की वैल्यू रखते हैं। W की वैल्यू हमारे पास में है R, यहाँ से देखो R T1 माइनस T2 log बेस E V2/V1, ये वैल्यू यहाँ की ऐसे की ऐसे पुट कर दी। और हीट टेकन फ्रॉम सोर्स Q1, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास में, R T1 log बेस E V2/V1, क्योंकि जो हीट जो टेकन है ये कौन से, जो W1 का फॉर्मूला देखा था हमने स्टार्टिंग में, उसी फॉर्मूले से ये वाली वैल्यू एक्सट्रैक्ट हो जाएगी, है ना। अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करें तो R से R चला जाएगा, ये log से ये वाली वैल्यू कट जाएगी। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय T1, या ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2/T1। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला अगेन, ये फॉर्मूला भी आपको कई बार पूछता है। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो हमारे पास में इफिशियंसी का फॉर्मूला आया है उससे कुछ कंक्लूजन निकलते हैं। तो वो कंक्लूजन क्या क्या है वो देखते हैं। जो सबसे पहला कंक्लूजन है वो तो देखो, द थर्मल इफिशियंसी ऑफ कार्नोट हीट इंजन इज इंडिपेंडेंट नेचर ऑफ वर्किंग सब्सटेंस एंड ओनली डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर ऑफ सोर्स एंड सिंक। ये जो हमारी इफिशियंसी है उसके अंदर हमने वर्किंग सब्सटेंस गैस कौन सी यूज की है उस पर डिपेंड नहीं करती है इफिशियंसी ऑफ एनी कार्नोट इंजन। इट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर ऑफ सोर्स एंड टेम्परेचर ऑफ सिंक। सोर्स का टेम्परेचर कितना था T1, टेम्परेचर का सिंक का कितना था T2, सिर्फ उसी पर डिपेंड करती है। उसके अलावा जो हमारे पास में सेकेंड इसका है वो है द इफिशियंसी
eta is 1 or 100% only if T2 is equal to 0 Kelvin, that is temperature of 0 Kelvin is not attainable। यानी कि जो 100% इफिशियंसी होगी वो पॉसिबल नहीं होगी। देखो कैसे पॉसिबल नहीं होगी, यहाँ पर देखो वैल्यू हमको अगर इफिशियंसी 100% चाहिए तो इस T2 की वैल्यू को 0 होना पड़ेगा, यानी सिंक के पास में टेम्परेचर को 0 होना पड़ेगा। बट सिंक के पास में क्या कभी टेम्परेचर 0 हो सकता है? सिंक के पास में टेम्परेचर का 0 होने का मतलब है बच्चों कि हमारा ये क्या है, सोर्स है, ये हमारा इंजन है। सोर्स से इंजन ने क्या लिया, टेम्परेचर लिया, तो यहां से ये हमको क्या देगा, वर्क डन देगा, और जो कुछ टेम्परेचर है वो किसको ट्रांसफर करेगा, सिंक को। और ये कह रहा है अगर मुझे इफिशियंसी 100% चाहिए तो ये सिंक का टेम्परेचर कितना हो जाना चाहिए, 0, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसीलिए सारा का सारा जो हीट है किसमें कन्वर्ट हो जाए, वर्क में, ये पॉसिबल नहीं है। दिस इज व्हाट द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के एफिशिएंसी जो टोटल होती है कार्नोट इंजन की कैन नॉट बी 100%। तो ये दो कंक्लूजन है जो हमने एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन से फाइंड आउट किए हैं। हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं हम वापस, हम देखेंगे कार्नोट थ्योरम क्या होती है, उसको कैसे डिराइव करेंगे। अब तक के लिए थैंक यू सो मच।